तो बेटा देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के बारे में आपको हमने समझाया था, है ना। अब हम आपको दोबारा से भी कुछ टॉपिक है वो रिवाइज कर रहे हैं, उनको भी देख लेना। आगे और टॉपिक हैं उनको भी हम आपको समझाते चलेंगे। प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें यानी भूमि, जल, वायु, पेड़, जीव जंतु मिलकर किस क्या बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर के ये क्या बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में भी समझा दिया था। उसके बाद में जो स्थल मंडल है, कौन सा मंडल, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है, स्थल मंडल, स्थल मंडल। अब देखो कि जो स्थल मंडल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाला टॉपिक है, स्थल मंडल वाला। और स्थल मंडल में मुख्य रूप से जो अध्ययन कार्य किया करते हैं वन, यानी भूमि स्थल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी की ठोस परपट्टी, पृथ्वी की जो ठोस परपट्टी है, पृथ्वी की ठोस परपट्टी, पृथ्वी कौन सी ठोस परपट्टी है, या क्या पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को, या कठोर ऊपरी परत को, कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं भैया, स्थल मंडल। तो पृथ्वी की जो ठोस परपट्टी है या ऊपरी जो सतह है, ऊपरी जो कठोर परत होती है उसको क्या कहते हैं, अपन स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बनी है, किससे, चट्टानों और खनिजों से बनी है, और एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। पहाड़, पठार, मैदान हैं, घाटियाँ आदि जैसी विभिन्न स्थितिगति वाला विषम जो धरातल होता है स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। वन भूमि, कृषि है, मानव बस्तियां हैं के लिए भूमि है, पशुओं को चरने के लिए जो घास है, खनिज हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, स्थल मंडल के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं बेटा, स्थल मंडल के अंदर इनको शामिल किया जाता है। किसके अंदर शामिल किया जाता है, स्थल मंडल के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। हाँ देखो, स्थल मंडल के अंतर्गत है आपको पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, मैदान हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। जलमंडल देखो, जलीय वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। जलीय वाले क्षेत्रों को जलमंडल, जलीय वाले क्षेत्रों को जलमंडल कहते हैं। जलीय वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं, जलमंडल कहा जाता है। कौन सा मंडल कहा जाता है, जलमंडल कहा जाता है। तो जलीय वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको जलमंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें नदियाँ, झीलें हैं, समुद्र हैं, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। और जल सभी प्राणियों के लिए क्या है, आवश्यक है। जलमंडल के अंतर्गत नदियाँ, झीलें, तालाब, सागर, महासागर, इनको इसमें क्या करते हैं, शामिल करते हैं। और सभी प्राणियों के लिए, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए जल अति आवश्यक तत्व है। जल क्या है, अति आवश्यक तत्व
फिर अगला कौन सा है? वायुमंडल। कौन सा मंडल? वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ फैली, पृथ्वी के चारों तरफ फैली वायु की पतली परत को, पृथ्वी के चारों तरफ फैली वायु की पतली परत को वायु मंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ फैली वायु की जो पतली परत है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। क्या? कौन सा मंडल कहा जाता है भैया? वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है। अब जो वायुमंडल है उसमें यानी गुरुत्वाकर्षण बल है अपने चारों तरफ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है अपने चारों तरफ, यानी वायुमंडल को क्या होता है? यानी गिरे रखता है। यह सूर्य से झुलसाने वाली गर्मी से भी हमको क्या करता है? रोकता है। हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस भी, धूलकण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने पर मौसम और जलवायु में क्या हो जाता है? परिवर्तन। वायुमंडल में जब परिवर्तन होता है तो मौसम जलवायु में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। अगला कौन सा है? जैवमंडल। कौन सा मंडल? जैवमंडल। जैव मंडल। जैव मंडल का तात्पर्य क्या है? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच की अंतक्रिया को क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। पादप, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जैव मंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर यह संकीर्ण क्षेत्र है और जो स्थल, जल और वायु से मिलकर के बना है। पायतंत्र देखो, यानी पायतंत्र का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, पायतंत्र का मतलब होता है जीवधारियों का अपनी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच क्या करना? संबंध कोई क्या कहा जाता है? पायतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायतंत्र। ठीक है। अब देखो, आप यहाँ तक हमने आपको रिवाज करा दिया है। अब आगे आपको जो पायतंत्र है उसके संदर्भ में देखना है। किसके संदर्भ में? पायतंत्र के संदर्भ में। जो पायतंत्र है, पायतंत्र के संदर्भ में ही हमको आगे पढ़ना है। पायतंत्र में अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, उसके बाद में घास स्थल है, रेगिस्तान है, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे ताल से लेकर
लेकर ये जो क्षेत्र हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? पाई तंत्र के अंतर्गत आते हैं। घास स्थल है, रेगिस्तान है, सागर, महासागर, छोटे तालाब वाले जो क्षेत्र हैं, झील वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं? पाई तंत्र के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु क्या करते हैं? अपना यानी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। आगे देखिए, वस्तु विनिमय पद्धति। नोट है वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति, इसको देखो आप, वस्तु विनिमय पद्धति किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब यह है मेरे बेटाओ कि विभिन्न प्रकार की, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जो वस्तु सामग्रियों को विनिमय के माध्यम से, आदान प्रदान के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी लाना और ले जाना, इसमें इसका पैसा नहीं लिया जाता है, इसका रुपया किसी वस्तु सामग्री का नहीं लिया जाता है, लेन देन नहीं किया जाता है पैसे का, सिर्फ वस्तु पदार्थों का ही अदला बदली होती है। वस्तु पदार्थों की क्या होती है? अदला बदली। जैसे मेरे पास मैं विभिन्न प्रकार के यानी उपकरण बनाने के संबंधित जो कार्य हैं, यानी मैं चटाई बनाना, डलिया बनाना, टोकरी बनाना, ये बनाने का कार्य करता हूँ। और दूसरा व्यक्ति यानी फावड़े, दांतली, अन्य जो औजार बनाने का कार्य करता है। तो जो मेरे को आवश्यकता है तो मैं उससे वो वस्तु सामग्री ले लूँगा और मेरे से वो वस्तु सामग्री ले लेगा। ये वस्तु पदार्थों का विनिमय होता है। ऐसे ही कुछ क्षेत्रों में जड़ी बूटियाँ, कंदमूल इत्यादि का यानी संग्रहण किया जाता है। तो जिन क्षेत्रों में इनकी बाहुल्यता है, अधिकता है, और जिन क्षेत्रों में इनकी कमी है वहाँ पर दूसरे यानी कार्य किए जाते हैं, दूसरे खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, गेहूँ, चावल वगैरह। तो इस प्रकार से उनका क्या हो जाता है? आदान प्रदान हो जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय पद्धति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? वस्तु विनिमय पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात समझ भैया? हाँ, इसे वस्तु विनिमय पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? वस्तु विनिमय पद्धति के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे देखिए, मानवीय पर्यावरण। कौन सा पर्यावरण? मानवीय पर्यावरण। कौन सा पर्यावरण बेटा? मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ क्या करता है? पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है और उसमें
अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ क्या करता है? पारस्परिक क्रिया। जो मानव है अपना जो पर्यावरण है, भौतिक जो पर्यावरण है, उसके साथ में परस्पर अन्योन्य क्रिया प्रतिक्रिया करता है। उसके साथ में अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर देता है? परिवर्तन करता है। पर्यावरण में अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है? मनुष्य परिवर्तन करता है। जिन क्षेत्रों में जो प्राचीनतम जो प्रकृति थी, उसकी जगह आधुनिकतम जो प्रकृति है, आधुनिकतम जो मतलब विदेशी जो प्रजाति है, उसको रोपित करना, जो प्राचीन प्रजातियों की जगह विदेशी प्रजातियों को रोपित करना है, तो ये क्या है? परिवर्तन है। ये मानवीय पर्यावरण के अंदर परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। प्रारंभिक समय में प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। देखो आप, प्रारंभिक समय में मानव ने अपने आप को पर्यावरण के साथ ढाल लिया था। प्रारंभिक समय में मानव ने अपने आप को किसके साथ में? पर्यावरण के साथ में ढाल लिया है। प्रारंभिक जो समय है, उस समय मानव के पास तकनीकी ज्ञान उपलब्ध नहीं था और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध न होने की वजह से मानव ने पर्यावरण यानी प्रकृति के साथ में अपने आप को समायोजित कर लिया। जैसी प्रकृति चाहती थी उसी के अकॉर्डिंग मानव अपने आप को ढाल लेता था और जो प्रकृति है उसको ही सर्वोपरि मानता था, प्रकृति की पूजा करता था और प्रकृति जो उसे प्रदान करती थी उसको सहर्ष वो स्वीकार करता था। आगे देखिएगा, उनका जीवन सरल था। उनका जीवन कैसा था? उनका जीवन सरल था। उनका जीवन कैसा था बेटा? सरल था और वह समय के अनुसार अनेक प्रकार के
संसाधन प्रकृति से, प्रकृति यानी पर्यावरण से, प्रकृति से प्राप्त कर लेता था, प्राप्त कर लेता था। क्या कर लेता था बेटा? अनेक प्रकार के जो यानी उपहार हैं, संसाधन हैं, वो उसकी पूर्ति कर लेता था। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। समय के अनुसार समय के अनुसार अनेक प्रकार की आवश्यकताएं, अनेक प्रकार की आवश्यकताएं, समय के अनुसार अनेक प्रकार की आवश्यकताएं समय के अनुसार अनेक प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। अब देखो मेरे बेटा, इस लाइन को देखिए, आप इसको समझिएगा। प्रारंभिक समय में मानव ने अपने आप को किसके साथ ढाल लिया था? पर्यावरण के साथ। जैसे पर्यावरण जो हमको दिखाई दे रहा है हमारे चारों तरफ है, जो वातावरण है, उसे ही क्या कहते हैं? पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। और अपने आप को पर्यावरण के साथ में ढाल लिया था। उनका जीवन कैसा था? सरल। पहले के लोगों का जीवन कैसा था? सरलता, सिंपल जीवन यापन करते थे। आज के लोग तो विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। कैसी जिंदगी जी रहे हैं? विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। और विलासितापूर्ण जिंदगी जीने की वजह से वह यानी प्रकृति से अनेक प्रकार की जो आवश्यकताओं की वस्तु सामग्रियों को क्या करता है? प्राप्त करता है। वह प्रकृति से अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की वस्तु सामग्री को क्या करता है? मनुष्य प्राप्त करता है। आगे बात समझ में? उसके उपरांत यानी समय के अनुसार अनेक प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी मनुष्य की। समय के अनुसार अनेक प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। मानव ने तकनीकी सहायता से, मानव ने तकनीकी सहायता से पर्यावरण मानव ने तकनीकी सहायता से पर्यावरण से अनेक आवश्यकताओं की वस्तुओं को प्राप्त करने के तरीके सीख लिए। यानी कहने का मतलब है मानव ने समय के अनुसार अनेक प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी समय के अनुसार, और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी यानी प्रौद्योगिक तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, अनेक प्रकार के ऐसे उपकरण हैं जो पर्यावरण से अनेक प्रकार की जो हमारी आवश्यकताओं की वस्तुओं को प्राप्त करने के क्या हैं वो तरीके हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तकनीकी सहायता से हैं वो प्राप्त कर लिए मानव ने। उसने फसल उगाना, पशुपालन। देखो अब मनुष्य ने क्या किया? तकनीकी सहायता से फसल उगाना, मानव ने फसल उगाना,
पशुपालन, पशु पालन, कृषि कार्य, स्थायी कृषि कार्य, स्थायी कृषि कार्य। कौन से कार्य बेटा? स्थायी कृषि कार्य। स्थायी कृषि कार्य है स्थायी जीवन यापन जीना सीख लिया। स्थायी जीवन यापन, स्थायी जीवन यापन करना सीख लिया। स्थायी जीवन यापन करना सीख लिया। किसने सीखा? मानव ने। किसने सीखा? मानव ने सीख लिया। आगे बात समझ में। पहिए का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हो गया? पहिए का आविष्कार हो गया। मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया बेटा। किसका आविष्कार किया? पहिए का आविष्कार किया है। उसके बाद में आवश्यकता के से अधिक अन्न उपजाया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किया, औद्योगिक क्रांति में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ किया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत गति से हो गया। तो मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का विकास किया है और परिवहन जो जाल है उसको तीव्र से बढ़ाया। ये ऐसा संभव कब हो पाया है? जब मनुष्य ने अपने पास तकनीकी ज्ञान हासिल कर ली। जब मनुष्य ने क्या कर ली? अपने पास तकनीकी जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? तकनीकी ज्ञान है, उसको पूर्ण रूप से हासिल कर लिया। और आज के लिए इतना ही मेरे बेटा। कल अगले उसमें वीडियो में समझाएंगे आपको आगे।